तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। लास्ट फ्राइडे यानी 13 जून से अचानक फिर से एक दुनिया में दो देशों की वजह से जंग की सुगबुगाहट शुरू हो गई। सुगबुगाहट क्या, कल ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि अब वो इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर चुके हैं। सवाल ये था कि पिछले कुछ वक्त से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक फ्राइडे लास्ट 13 जून को इजराइल ने क्यों ईरान पर हमला किया? अपने जेट, अपने मिसाइल से क्यों ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, उनकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, उनके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, उन पर हमला किया? और क्यों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो ये हमला और फिर एक और जंग की दस्तक? वजह क्या थी? तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, पिछले 2 साल में अगर देखें तो बहुत कुछ हुआ। इजराइल लगातार उधर हमास, हुती, हिजबुल्ला, इनके ऊपर हमला कर रहा था, इनके टॉप लीडरशिप को मार रहा था। फिर पलटवार भी हुआ कई बार। इस बीच में इजराइल के अंदर भी थोड़ा सा बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता में थोड़ा सा गुस्सा भी था, बगावत भी थी, और ये भी लग रहा था नेतन्याहू को कि शायद अब उनकी कुर्सी चली जाए, अगला इलेक्शन न जीते। तो ये सब कुछ एक तरफ चल रहा था। उधर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन गए, फिर से वॉशिंगटन में आए, व्हाइट हाउस में आए। जो एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से दिसंबर 2024 एक साथ कई फ्रंट पर लड़ाई, फिर खुद इजराइल के अंदर घिरना, नेतन्याहू को लगा कि कुछ करना चाहिए। जनवरी 2025 में वो व्हाइट हाउस जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को वो बताते हैं कि कुछ करना है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि जो न्यूक्लियर डील वाली बात है उस पर ईरान से भी बात होगी, तो ऐसा कुछ मत करो। लेकिन इजराइल ने भी अमेरिका को ठेंगा दिखाया और अचानक 13 जून को ये हमला किया। इस हमले को जस्टिफाई करने के लिए, ये बताने के लिए कि हमला क्यों किया, क्या वजह थी और उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो असल में 2-3 शब्द हैं जो इस पूरी कहानी में आपके लिए सबसे अहम है, जिससे इस पूरे वॉर को आप समझ जाएंगे। एक शब्द है न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर डिटरेंस, इस एक शब्द से सबसे ज़्यादा इजराइल घबराया हुआ था। न्यूक्लियर डिटरेंस असल में वो चीज़ है कि अगर 2 देश जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, तो फिर जैसे इंडिया और पाकिस्तान, तो अगर 2 देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर देश हैं, बॉम्ब है, तो वो पूरी दुनिया ये चाहती है हमेशा वो देश आपस में न लड़ें। क्यों? उनके आपस में लड़ने से न्यूक्लियर वार छिड़ेगा, बर्बादी होगी, तबाही होगी। तो इसीलिए ये एक न्यूक्लियर डिटरेंस शब्द इस्तेमाल हुआ है, ताकि पूरी दुनिया की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन 2 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो उनके बीच में लड़ाई ना हो, और उस लड़ाई को रोकने के लिए फिर एक समझौता किया जाए, बातचीत की जाए और उसके ज़रिए उस लड़ाई को टाल दिया जाए। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के पास बात आपने देखा कि कैसे सीज फायर का ऐलान किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है। लेकिन अभी तक न्यूक्लियर डिटरेंस नाम की इस चीज़ से इजराइल आज़ाद था। क्यों? क्योंकि इजराइल इकलौता वहाँ पर ऐसा देश है आसपास में, अगर आप देखें गज़ा, फिलिस्तीन, ईरान, लीबिया, और इन पर वो लगातार हमला करता रहा है, पर किसी देश ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी देश के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, इजराइल के पास है। तो यहाँ फिर न्यूक्लियर डिटरेंस की बात तो आती नहीं, क्योंकि एक देश जिसके पास न्यूक्लियर बम है और वो दूसरे देश पर हमला करता है जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है, तो फिर कोई ख़तरा तो है नहीं कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ेगा। एक इकलौता क्या करेगा? तो अभी तक ये था कि मिडिल ईस्ट में इजराइल किसी के ऊपर भी हमला कर दे, कोई इशू नहीं है। कहानी कहाँ ख़राब हुई? कहानी ये ख़राब हुई कि अचानक लगा कि ईरान शायद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है। अब सोचिए कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो क्या होगा? ये न्यूक्लियर डिटरेंस होगा। यानी अगर ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया, इजराइल पहले से है, तो इन दोनों के बीच जब भी जंग होगी, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी होगी कि इन दोनों के जंग के बीच में सुलह समझौता कराएं, इन्हें रोकें, क्योंकि न्यूक्लियर पावर कंट्री है।
और जंग भयानक होगा। तो मिडिल ईस्ट में इजराइल की धमक कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास अब पहली बार ऐसा होगा कि ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो वो उस तरीके से हमला नहीं करेगा जैसे फिलिस्तीन पे, लीबिया पे या बाकी देशों पे आसपास में करता है। क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के ऊपर फिर हमला करना, जो ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसके पास, ये सिर्फ दो देशों के बीच का इशू नहीं होता, ये पूरी दुनिया का इशू हो जाता है। तो इसीलिए इस न्यूक्लियर डिटरेंस शब्द से इजराइल घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो फिर पूरी दुनिया कभी भी उसे ईरान पर हमला करने की इजाज़त नहीं देगी और मिडिल ईस्ट में उसकी धमक, उसकी धाक कम हो जाएगी। और वो वैसे ही हर वक्त घिरा रहता है। पहली चीज़ ये थी। लेकिन सवाल है कि सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस से घबराया इजराइल या कुछ और उसके पास खबर थी? क्यों उसने 13 को ईरान पर हमला किया? तो जो ईरान पर हमला करने की उसकी वजह थी वो ये थी, फिर एक दूसरा शब्द आता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ये एक शब्द भी इस हमले की वजह बना, न्यूक्लियर एनरिचमेंट। शुरू से ही ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करता रहा, ये दुनिया को पता है, और इसकी वजह से उसने बहुत सारी पाबंदियां झेली। अमेरिका ने भी उसके ऊपर पाबंदी लगाई और फिर भी वो अपने इस मिशन में लगातार लगा रहा, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। हालांकि दुनिया से वो कहता है कि वो पीस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है। तो अब ये जो दूसरा शब्द आया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, सिर्फ न्यूक्लियर बनाने के लिए कोई भी चीज़, यूरेनियम की ज़रूरत होती है। यूरेनियम से ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बॉम्ब ही बनाएं, बिजली भी बना सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में भी यूज़ हो सकता है, मतलब पीस, शांति और अच्छे कामों के लिए भी। लेकिन बॉम्ब बनाने में और शांति, बिजली बनाने में और मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। असल में जितने भी यूरेनियम है, ये आपको पता ही है कि मैंने इस पर डिटेल में एक सुना रखी है पहले कहानी। ये एक ऐसा तत्व है जो हमारी धरती पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यूरेनियम। अब यूरेनियम में एक 238 या U38 कहें, U238 एक यूरेनियम इस क्वालिटी की पाई जाती है, और दूसरा है यूरेनियम 235, U235, यूरेनियम फॉर यू। इसमें लगभग 0.7% ही यूरेनियम होता है जो 235 कैटेगरी का है। अब बिजली बनाने के लिए जो यूरेनियम की आपको ज़रूरत होती है, उसके लिए सिर्फ 3 से 5%, क्योंकि यूरेनियम एक रॉ पदार्थ होता है तो उसको एनरिच किया जाता है, उसको एडवांस तरीके से बनाने के लिए। तो अगर आपने यूरेनियम, एक प्राकृतिक रूप से धरती पर पाया जाने वाला पदार्थ, आप ले आए रॉ मटेरियल, आपको उससे बिजली बनानी है, तो आपको बिजली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% तक एनरिचमेंट करने की ज़रूरत है किसी यूरेनियम को। 3 से 5% अगर उसने आपका उसका शुद्धिकरण कर दिया, एनरिचमेंट कर दिया, तो आप उससे आराम से बिजली बना सकते हैं और लोगों को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी यूरेनियम से आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो 3 से 5% एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा पड़ती है, वो है 90%। मतलब 90% उस यूरेनियम को शुद्ध करना है, जिसको 3 से 5% में आप बिजली बना सकते हो, लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए 90%। तो अब यहाँ पे इजराइल के हमले का क्या मतलब इस एनरिचमेंट को लेकर? तो है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर इसलिए हुआ क्योंकि अचानक ये पता चला कि ईरान लगभग 80% कामयाब हो गया है यूरेनियम को शुद्ध करने में, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट में 80%। यानी बॉम्ब बनाने के लिए सिर्फ 10% और उसको शुद्ध करना यूरेनियम को। कहाँ 3 से 5% बिजली के लिए, वो जो बताता है दुनिया को कि हम बिजली का यूज़ करेंगे, पीस के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन जो इनसाइड स्टोरी थी, जो अंदर की खबर आई, वो ये थी कि अपने न्यूक्लियर प्लांट में जो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम ईरान कर रहा था, वो 80% तक पहुँच चुका है। अब सिर्फ 10% की बाकी है। 10% कभी भी, बल्कि ये था कि शायद 15 दिन, महीने भर के अंदर वो कर ले और फिर वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो अब एक ये भी खबर थी। अब क्या हुआ कि जैसे ये पता चला कि 80% एनरिचमेंट तक पहुंच चुका है, तो फिर उधर नेतन्याहू अपने लोगों से ही
लगा कि सरकार न चली जाए। लगातार 2 साल की हार, जंग बड़ी खर्चीली चीज़ होती है, चाहे कोई भी लड़े। और इधर ईरान का ये इनरिचमेंट कि एक बार ईरान बन गया तो फिर ये जो न्यूक्लियर डिटरेंस वाली बात आएगी वो लागू हो जाएगा ईरान पर, और इजराइल फिर कभी ईरान पर हमला नहीं कर सकता। इसीलिए उसने इस जल्दबाजी में 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में बहुत सारे ईरान के टॉप सेना के जो कमांडर हैं वो मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, कुछ पॉलिटिकल लोग मारे गए, और अब पलटवार चल रहा है ईरान की तरफ से। इस जंग का 5वां दिन है, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। कुछ देर पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें यह है कि 585 लोग इजराइल के हमले में मारे गए हैं, ईरान के 1326 लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो ये है कि जो ईरान के इस यूरेनियम या न्यूक्लियर प्लांट है उनको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़मीन के इतने अंदर हैं कि खुद एटॉमिक एनर्जी के जितने एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना है कि वहाँ तक जाकर तबाही करना बड़ा मुश्किल है। और ईरान को भी पता है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, तो उसने बहुत गहराई में अपने ये सारे प्लांट बना रखे हैं और 80% यूरेनियम एनरिचमेंट तक वो पहुँच चुका है, 10% बाकी है। अब इस जंग, तो क्यों ये जंग हुई और क्यों शुरू हुई ये आपको बता दिया, इसकी वजह ये थी। अब सवाल ये है कि क्या होगा इसमें। अमेरिका कूदेगा तो क्या होगा? क्या ईरान की तरफ से फिर चीन और रूस, जो चूंकि दोनों साथ हैं, दोस्त हैं, वो आएंगे? क्या पाकिस्तान एक इकलौता मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर है, लेकिन दूसरे देश के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर देगा ऐसी हिम्मत तो उसकी होगी नहीं। तो फिर जंग में क्या होगा? अब अगर इसको वैसे समझना है तो इस जंग की थोड़ी सी तस्वीर जो पिछले 5 दिनों में हुई और जो बर्बादी हुई। इजराइल की कुल आबादी है 90 लाख, 90 लाख वाला देश है, जबकि ईरान की कुल आबादी है 9 करोड़, मतलब इजराइल से 10 गुना ज़्यादा। ईरान की अगर रेगुलर आर्मी की बात करें तो 6 लाख है, और उनकी रेवोल्यूशनरी फोर्स की बात करें तो उसमें 2 लाख अलग है, तो 6 और 2 8 लाख ईरान के पास ये पूरी सेना की तादाद है। जबकि इजराइल के पास है 1.70, 1,70,000, मतलब इजराइल से 6-7 गुना ज़्यादा है, 5-6 गुना ज़्यादा ईरान के पास। लेकिन बात फोर्स की नहीं, आजकल लड़ाई जीती जाती है आपकी हवाई ताकत किसकी कितनी ज़्यादा मजबूत है। तो ईरान जिस तेज़ी से मिसाइल बना रहा है उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। ईरान के पास 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से की स्पीड से उड़ान भरने वाली मिसाइल भी है, जो 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। कहते हैं कि ईरान के पास 2023 की एक रिपोर्ट है जिसमें यह है कि 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। अब 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं और लगातार पर डे 100 मिसाइल दाग सकता है, ये एक रिपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के बारे में हमेशा से ये मशहूर है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, और जितने भी मिसाइल हों, रॉकेट हों, इजराइल उन्हें गिरा देता है। एक आयरन डोम का नाम आप लोगों ने सुना होगा बार बार। असल में इजराइल के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं दुश्मनों के मिसाइल को या फिर रॉकेट को, और उन्हें हवा में ही मार गिरा देते हैं। लेकिन अभी जो ईरान ने पलटवार किया उसमें आपने देखा होगा तेल अवीव की तस्वीरें, बिल्कुल गाज़ा की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। ऐसे बहुत सारे ईरान के मिसाइल तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वहाँ पर जाकर गिरे और उन्होंने तबाही मचाई। तो यहीं से ये सवाल उठा कि क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया या वजह कुछ और है। तो मैंने शुरू में कहा कि हर जंग में खर्चा बहुत होता है। असल में 3 तरह के ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो दुश्मनों के मिसाइल या रॉकेट या ड्रोन को मार के गिरा सकते हैं। इनमें से पहला है ड्रोन को गिराना। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रोन हमारी तरफ से गए, बहुत सारे ड्रोन उनकी तरफ से आए जिन्हें हमने गिराया। लेकिन ड्रोन की प्रॉब्लम है एक,
ड्रोन की प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा दूरी पर अगर ड्रोन को भेजना है तो उसमें वक्त बहुत लगता है, क्योंकि ड्रोन की स्पीड कम होती है। अब ईरान और इजराइल का जो बॉर्डर है, जो सीमा लगती है, वो आसपास में ऐसे नहीं है जैसे हम और पाकिस्तान है। 2000 किलोमीटर का फासला है ईरान में और इजराइल की सरहद में, और जो सबसे नियरेस्ट उनका जो बॉर्डर लगता है वो 1000 किलोमीटर। बीच में और एक दो देश आते हैं, तब पार करके इजराइल है या इधर ईरान है। तो अब दूरी 2000 किलोमीटर है और नियरेस्ट 1000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। अब अगर किसी एक ड्रोन को ईरान इजराइल भेजे या इजराइल ईरान भेजे तो आराम से उसमें आप मान के चलिए कि 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। अब 1-1.5 घंटा काफ़ी वक्त होता है उसको पता करके और उसको मार गिराने के लिए। तो ड्रोन का ये जो टाइमिंग है, स्लो रफ्तार, इसकी वजह से दूर वाले देशों में या बहुत दूर ड्रोन से अटैक करना सक्सेसफुल नहीं होता। तो ड्रोन को हटा दीजिए। अब एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि दुश्मन के मिसाइल को आप इंटरसेप्ट कर सकें। अब इजराइल के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला आयरन डोम, आपने हमेशा नाम सुना होगा, हवा में ही मार गिराता है दुश्मन के रॉकेट को या फिर मिसाइल को। पर आयरन डोम के साथ एक दिक्कत है, आयरन डोम किसी भी दुश्मन के आयरन डोम जो है वो मिसाइल को मैक्सिमम 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर मार सकता है, ज़मीन से हवा में आसमान में 10 किलोमीटर, और जो दूरी है 70 किलोमीटर। यानी अगर कहीं 70 किलोमीटर से कोई मिसाइल छोड़ा गया और उसकी हाइट है 10 किलोमीटर, तो आयरन डोम जी है वो भी अपना मिसाइल से उसको निशाना बनाकर हवा में मार सकता है। लेकिन बंदिश ये है कि मैक्सिमम 10 किलोमीटर हाइट होनी चाहिए और दूरी मैक्सिमम 70 किलोमीटर होनी चाहिए, मतलब 70 किलोमीटर के दायरे में। अब अगर मान लीजिए 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और 100 किलोमीटर की दूरी पर है तो आयरन डोम काम नहीं करेगा, फेल है। फिर क्या है उनके पास, इजराइल के पास फिर भी दूसरा सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है डेविड स्लिंग। ये एक आयरन डोम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। डेविड स्लिंग की खासियत ये है कि हवा में ऊंचाई पर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के किसी भी मिसाइल रॉकेट को मार सकता है, और दूरी इसकी जो है 300 किलोमीटर है। यानी अगर 300 किलोमीटर की दूरी से कोई मिसाइल दागता है इजराइल पर, तो ये 15 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर 300 किलोमीटर दूर जाकर उस मिसाइल को वहीं मार सकता है। ये डेविड स्लिंग की खासियत है। अब मान लीजिए इससे भी ज़्यादा दूर से निशाना बनाया गया, जैसे ईरान तो 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो इनके पास एक तीसरा है जो सबसे बेस्ट है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास, वो है एरो सिस्टम। एरो सिस्टम की खासियत यह है कि ऊंचाई 100 किलोमीटर। ये देखिए कि आयरन डोम 10 किलोमीटर मैक्सिमम ऊंचाई पर, डेविड स्लिंग 15 किलोमीटर, लेकिन जो एरो सिस्टम है ये आसमान में ऊंचाई पर ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊंचा उड़कर दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार सकता है। अब 100 किलोमीटर मतलब ये हुआ कि ये माना जाता है कि 100 किलोमीटर के ऊपर फिर धरती के एरिया में नहीं आता, वो स्पेस हो जाता अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष तक जाकर मार कर सकता है एरो सिस्टम। और दूरी 2400 किलोमीटर। यानी अगर 2400 किलोमीटर दूर से कोई देश इजराइल को निशाना बनाता है किसी मिसाइल से और उसकी हाइट होती है 100 किलोमीटर ऊपर, तो ये एरो सिस्टम उसको मार गिराएगा हवा में। ये इसकी खासियत है। तो सवाल ये है कि जब आयरन डोम था इजराइल के पास, डेविड स्लिंग, इसके अलावा एरो सिस्टम, तो फिर ईरान की इतने सारे मिसाइल तेल अवीव पर जाकर क्यों गिरे, जिसकी तस्वीरें हर जगह देखने को मिल रही। तो मैंने फिर शुरू में आपसे कहा था, पैसा, जंग बहुत खर्चीला होता है। आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो या एरो सिस्टम हो, ये सभी एक ही तरह से काम करते हैं। दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मारने के लिए इनसे भी मिसाइल छोड़ा जाता है और ये मिसाइल जाकर उसको हिट करते हैं और तबाह कर देते हैं। अब मिसाइल फ्री में तो आता नहीं, इनके रेंज और इनकी काबिलियत के हिसाब से इसके हर एक मिसाइल की एक कीमत है। आयरन डोम से अगर एक मिसाइल छोड़ा जाता है मारने के लिए दुश्मन के मिसाइल को, तो उसकी कीमत जो खर्चा आता है एक मिसाइल का आयरन डोम के $50,000, $50,000। मतलब आज की करेंसी के हिसाब से अगर जाएं तो लगभग मानकर चलिए कि 43-44 लाख रुपए एक मिसाइल, $50,000। ये आयरन डोम है जिसकी
10 किलोमीटर हाइट और 70 किलोमीटर की दूरी है, वो अगर एक मिसाइल छोड़ता है तो $50,000 का खर्चा आता है। डेविड सिलिंग पर आइए। डेविड सिलिंग अगर एक मिसाइल को छोड़ता है जिसकी मैक्सिमम 15 किलोमीटर ऊंचाई और 300 किलोमीटर की दूरी है, तो इसके ऊपर एक मिसाइल का खर्चा है $1 मिलियन, यानी $10 लाख एक मिसाइल का खर्चा है। अब $10 लाख आप सीधे सीधे देख लीजिए, 1 मिलियन का मतलब हो गया 85 डॉलर के हिसाब से आप जोड़िए, $1 मिलियन, $10 लाख एक डेविड सिलिंग के मिसाइल का खर्चा है ये। अब अगर दुश्मन के बहुत सारे मिसाइल आए तो एक से ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, तो आप जोड़िए कितने $मिलियन छोड़ने पड़ेंगे। तीसरा आता है एरो सिस्टम, जो सबसे ऊंचाई तक 100 किलोमीटर ऊपर यानी कि स्पेस तक जाके मार सकता है और 2400 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी भी मिसाइल को गिरा सकता है। ये भी सस्ता नहीं है। इस एक एरो सिस्टम के मिसाइल पर कहते हैं कि लगभग $2 मिलियन से ज़्यादा का खर्च आता है डॉलर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आयरन डोम पे $50,000 एक मिसाइल के, $1 मिलियन जो डेविड सिलिंग है इसके, और एरो सिस्टम पर $2 मिलियन एक। अब अगर ऐसे दुश्मन के मिसाइल 100 अगर गिरते हैं और इधर से इजराइल 50 भी छोड़ता है उनको मारने के लिए, तो पर डे का खर्चा कितना है। जब 2024 में ईरान ने इजराइल के कुछ जगहों पर मिसाइल से हमला किया था, तब कहते हैं कि उस वक्त एक दिन का खर्चा जो इजराइल के ऊपर आया था वो था $200 मिलियन। तो अगर 1-2 महीने तक ये मिसाइल खेला गया तो खर्चे का अंदाज़ा लगा लीजिए, और फिर बाकी मिसाइल कहाँ से आएगा। हालांकि अमेरिका बैठा हुआ है उधर और अमेरिका लगातार मदद करता है, देगा। तो ये तो हो गए इस मिसाइल की बातें। अब जो सबसे बड़ी है इस खबर में जो चीज़ आ रही है वो ये है कि एक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मीडिया से बात की अपने एयरफोर्स 1 में, और उस मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी, बल्कि खामनेई माफ़ कीजिएगा, ये कहाँ छुपे हुए, लेकिन हम अभी उन्हें मारना नहीं चाहते, वो हमारे लिए इजी टारगेट है। जबकि दूसरी तरफ जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना है कि जब तक खामेनेई को मारेंगे नहीं, कत्ल नहीं करेंगे, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी, और एक बार मार दिया तो फिर जंग खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि हमें अड्डा पता है खामेनेई कहाँ छुपे हैं, और नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जब तक खामेनेई का कत्ल नहीं हो जाता ये जंग खत्म नहीं होगा, और एक बार मार दिए गए तो जंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों है? इसकी वजह है 1979 से पहले ईरान में राजा पहलवी राजवंश था, इस कहानी आपको डिटेल में सुनाई है। उसके बाद इस्लामिक क्रांति आई। उस इस्लामिक क्रांति की उस वक्त जो अगुवाई की थी वो आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी साहब ने की थी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, और तब वो ईरान के बाहर रहकर इस मूवमेंट को चला रहे थे। 79 से पहले ईरान और इजराइल में भी दोस्ती थी, पश्चिमी देशों से भी थी, क्योंकि राजा पहलवी के शासन में वहाँ वेस्टर्न कल्चर पूरा था। लेकिन जैसे ही इस्लामिक क्रांति आई उसके बाद पहलवी फैमिली को भागना पड़ा, तो फिर ईरान में एक इस्लामिक हुकूमत बनी, और तब वहाँ ये हुआ कि जो भी सरकार होगी लेकिन वहाँ का एक सुप्रीम लीडर होगा जिसका कंट्रोल आर्मी पर होगा, हुकूमत पर होगी, हर चीज़ पर होगी, और वही सुप्रीम लीडर होगा, यानी ईरान के किसी भी फैसले का मेन जिम्मेदार वो होगा, और वो कोई विद्वान होगा या धार्मिक लीडर। तो पहली बार चुना गया ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी को। 1979 के बाद 10 साल तक वो रहे। 1989 में खोमेनी की डेथ हो गई। इसके बाद अब उनके सबसे भरोसेमंद जो सिपाही थे उनके साथ उस वक्त, और जो इस क्रांति के दौरान लड़ाई लड़ी थी, वो थे आयतुल्लाह खामेनेई, खोमेनी के सबसे करीबी सिपहसालार।
तो जब 89 में डेथ हुई उससे पहले ही आयतुल्लाह खुमैनी ने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे उत्तराधिकारी आयतुल्लाह खामेनी होंगे। और जब वो सुप्रीम लीडर थे खुमैनी, तब ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे ईरान के। उसके बाद उनकी मौत के बाद फिर खामेनी सुप्रीम लीडर बन गए और पिछले 36 सालों से ईरान में वो एक सुप्रीम लीडर के तौर पर ही काम कर रहे हैं। इस वक्त उम्र करीब 86-87 साल हो गई उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, लेकिन ईरान के अब भी सुप्रीम लीडर है। अब एक चुनी हुई सरकार और वहाँ के एक सुप्रीम लीडर, और उसको एक देश कहता है कि हमको मारना है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमें पता है वो कहाँ है। लेकिन जब इजराइल ने ये कहा और कई सुप्रीम लीडर के करीबी लोगों को निशाना बनाया गया, मैंने जैसे बताया कि वहाँ की मिलिट्री या फिर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोगों को, वहाँ की खुफिया एजेंसी के लोगों को, वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, तब अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया और इजराइल से कहा कि नहीं, आप खामेनी को नहीं मारेंगे। उसकी वजह ये थी कि आयतुल्लाह खामेनी ने अभी तक कभी अमेरिका पर हमला नहीं किया, अमेरिकी किसी इस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया, अमेरिकी एम्बेसी, अमेरिकी लोगों को निशाना नहीं बनाया, तो कोई सीधा अटैक कभी अमेरिका पर नहीं किया है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि जब सीधा अमेरिका से कभी कोई पंगा हुआ नहीं, कोई हमला किया नहीं, तो फिर क्यों वो इजराइल के इस काम में साथ दे, और इसीलिए वीटो लगा दिया और इजराइल से कहा कि आप खामेनी को नहीं मारो। लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमें पता है कि खामेनी कहाँ छुपे हैं, हमारे लिए इजी टारगेट है। अब खामेनी क्यों? तो उसकी वजह यह है कि इजराइल चाहता है कि ईरान में 1979 के दौर का पहले का के जो शासन या हुकूमत थी वो लौटे, जो इजराइल के लिए फ़ायदेमंद होगा। और अब भी इत्तेफाक से जो राजा पहलवी राजवंशी चला आ रहा था वहाँ पे ईरान में, उसके जो प्रिंस हैं और बाकी उस ख़ानदान के लोग हैं, उनमें से बहुत सारे विदेश में रह रहे हैं, और इस पहलवी विरासत के बहुत सारे सपोर्टर ईरान के अंदर मौजूद हैं। ये जो अभी 13 जून को हमला हुआ था, जो इजराइल ने ईरान पर किया, तेहरान पर किया, उसमें यह था कि बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स को चुना गया इजराइल की तरफ से, वो ऑपरेशन मोसाद ने अंजाम दिया था। और ये टारगेट को तेहरान के अंदर रहकर अंजाम दिया गया, ये नहीं कि बाहर से सिर्फ हवाई हमले में हुआ, बल्कि ज़मीन पर भी। तो क्या मोसाद के लोग तेहरान के अंदर मौजूद हैं? तो उस पर भी एक रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट ये है कि असल में ईरान और तेहरान के अंदर राजा पहलवी वंशज के बहुत सारे शुभचिंतक अब भी रह रहे हैं, और वो मोसाद के लिए टूल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। मोसाद ने उन्हें अपने साथ मिलाया हुआ है, और वो लोग लगातार ईरान के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सत्ता परिवर्तन हो, खामेनी सुप्रीम लीडर ना हो और वहाँ नई सरकार आए, वो सरकार जो इजराइल और अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो, वो सरकार जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो कोशिश है उससे दूर रहे, और जो दुनिया उसके ऊपर कहे कि तुम्हें यही करना है वैसे ही करो। एक और मजाक भी देखिए इस दुनिया की पॉलिटिक्स और पश्चिमी देशों की भी राजनीति का, कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर बैठा हुआ है अमेरिका, और सबसे ज़्यादा वो वही भाषण देता है न्यूक्लियर बॉम्ब और उसकी बर्बादी के बारे में, सबसे ज़्यादा। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, गुंडागर्दी, दादागिरी देख ही रहे हैं आप। और जब से सेकंड टाइम में ट्रंप आए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो खैर, उसी राजा पहलवी के वंशजों के ज़रिए और उनके समर्थकों के ज़रिए कोशिश ये है कि ईरान के अंदर खामेनी और उनके सपोर्टर, उनको किनारे लगाया जाए और वहाँ तख्ता पलट हो और नई सरकार आए। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जो मैंने जैसे बताया कि आपको लगभग 86-87 साल की उम्र हो चुकी है आयतुल्लाह खामेनी की। तो क्या वहाँ तख्ता पलट संभव है? तो आयतुल्लाह खामेनी वो शख्स हैं जिनका सिर्फ ईरान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शियाओं की मेजॉरिटी है, वो सब उनको सबसे बड़ा मतलब उनके लिए एक रिलीजियस गुरु है, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, और ईरान में मानने वाले भी बहुत हैं। तो यहाँ उल्टा है कि अगर खामेनी पर हमला होता है तो फिर बात कहीं बढ़ न जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत सारे मुस्लिम देश जब इजराइल ने हमला किया तो खुलकर सामने नहीं आए, बल्कि कुछ लोग तो इजराइल की ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी मीडिया में खबरें आ रही। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर आप मिडिल ईस्ट की ही बात करें तो ज़्यादातर जो देश है उन देशों पर अमेरिका का कंट्रोल है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। तो वहाँ की जो हुकूमत है वो अमेरिकन पॉलिसी से अलग जा नहीं सकती।
तो वो इसराइल के खिलाफ खुलकर बोल नहीं सकते। लेकिन वहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, अवाम है, वो खुलकर ईरान के साथ है। तो यहाँ टकराव अपनी ही सरकार और जनता के बीच में। अब उन सरकार की प्रॉब्लम ये है कि जहाँ राजशाही, उनकी भी प्रॉब्लम ये है, जैसे सऊदी अरब, कि अमेरिका के चक्कर में कब तक मुंह बंद रखेंगे और कहीं लीबिया और बाकी जैसे जो देश में हाल हुआ तख्ता पलट का वो भी ना हो जाए। तो एक ये भी चल रहा है। अब ये भी है कि खामैनी अगर ना हो तो उसके बाद क्या। तो ईरान में एक सुगबुगाहट ये भी है कि आयतुल्लाह खामैनी के बाद उनके बेटे को अगला सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही है और बहुत मुमकिन है कि शायद ऐसा हो जाए। और उनके बेटे का नाम है मुस्तफा खामेनी। तो मुस्तफा खामेनी शायद खामेनी के बाद अगले वहाँ के जो है सुप्रीम लीडर होंगे। ईरान में ख़ासतौर पर तेहरान की मस्जिद में एक लाल झंडा फहराने का मतलब होता है कि जंग का ऐलान। अब ये क्यों है, तो मैं देख रहा था कई जगह पर। ईरान असल में वो देश है, बड़ा ये मतलब मुझे भी हैरानी हुई थी ये पढ़कर, लेकिन वो देश है जो पहले अपने देश को रखता है और बाद में अपने धर्म को। अगर उसे लगता है कि ईरान पर किसी ने हमला किया तो वो अपनी सरकार, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो, सीधे सीधे यही कहता है बदला, और उस बदले की निशानी है वो लाल झंडा। और शायद यही वजह है कि मंगलवार को आयतुल्लाह खामेनी ने ऐलान किया कि जो इजराइल ने शुरू किया, अब ये हमला नहीं, ये जंग है और अब ये जंग चलेगी। तो अगर बाकी के देश नहीं आते हैं, बीच बचाव नहीं होता है, तो शायद ये जंग बढ़ती जाएगी। और ईरान के लोग बदले बदले की बात भी कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन जो भी होता है, ये जंग, ये लड़ाई हमेशा ये इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि मरते बेचारे आम लोग हैं और हुकूमत अपनी अपनी रोटियां सेकती है। चाहे उधर बेंजामिन नेतन्याहू को ले, जिनकी अपनी शायद कुर्सी खतरे में है, तो पूरे लोगों का ध्यान उन्होंने ईरान की तरफ डाल दिया। चाहे आप ईरान में ले लें कि वहाँ के लोग तेहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ऐलान किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है कि तेहरान खाली कर दो, उधर ईरान ने कहा कि तेल अवीव खाली कर दो। तो यही सब गीदड़ भपड़ियाँ धमकियाँ सब चल रही है, लेकिन क्या अंजाम होगा पता नहीं। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रिंकल नितिन मकवाना, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिंकल। और ये नितिन मकवाना जी की वाइफ हैं और भेजा है रूही मकवाना ने, इनकी बेटियां हैं दोनों की। अमन वर्मा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमन। और ये भेजा है विकास वर्मा जी ने, विकास वर्मा जी के बेटे हैं अमन। नरेंद्र जांगड़ा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नरेंद्र साहब। नफीस खान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नफीस। और ये हुमा खान के भाई हैं। साथ ही सुजय कुमार का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुजय। और ये प्रीति जी ने भेजा है, प्रीति जी के हस्बैंड है सुजय। नरेंद्र सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र जी। और ये भेजा हरमीत ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।